स्वागत है आपका ओनली एंजॉय स्टडी में। आज हम देखेंगे प्रहार मैगजीन को, जो कि करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें नवंबर 2024 से लेके अगस्त 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साथ ही साथ एमसीक्यू फॉर्मेट में इनका विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगा। ये जारी करने वाला संस्थान जो है वो यूपीवीसीएस 1 है, जिनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और इसके बाद में हम थोड़ा इसमें कैसे इसका देखेंगे इसको, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले में बजट का ज़िक्र किया गया है। इस मैगज़ीन की खास बात हमें ये लगी कि इसमें टू द पॉइंट है, अननेसेसरी चीज़ों को ऐड नहीं किया गया है। अलग-अलग जो भी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हो सकती है, टू द पॉइंट। तो मेरा मानना है, जहाँ तक आप अगर इसको 1-2 बार देख लेंगे, अगर याद रहेगा, तो सामान्यतः आपके 80 से 85 से 90% तक क्वेश्चन बन जाएँगे, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो कहीं से आ जाते हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो बिना समय गँवाए हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें बजट रहेगा, आर्थिक समीक्षा है, ओवन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 वाली है उसकी है, इसके अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। तो सबसे पहले हम इसके जो है विश्लेषणात्मक जो पक्ष है उसको देखेंगे, और सेकंड वीडियो वीडियो में हम ये अगस्त 2025 के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप केंद्रीय बजट से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, फटाफट हमारा रहेगा, ठीक है? 1 फरवरी 2025 को प्रेज़ेंट किया गया बजट को निर्मला सीतारमण के द्वारा, और ये 8वीं बार था। याद रखने वाली बात ये है। आकार क्या रहा है बजट का? तो बजट का आकार रहा है 50,65,345 करोड़ रुपए, ठीक है? बजट में कुछ 6 सिद्धांत, विकसित भारत के 6 सिद्धांत दिए। वो कौन-कौन से हैं? तो गरीबी से मुक्ति, और इसके बाद 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ, और इसके बाद है जो चौथा है वो 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार। पाँचवां है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला भागीदारी। छठवां है भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने वाले किसान। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में फॉर्मेट में दे दिया जाए कि इनमें से कौन-सा विकसित भारत के 6 सिद्धांत में से नहीं है, ठीक है? तो आगे फिर देख लेते हैं। इसके बाद 6 क्षेत्रों इन इस बजट का जो उद्देश्य रहा है, वो 6 क्षेत्रों को विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना है। वो 6 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? एक कराधान है, एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक शहरी विकास है, और एक खनन है, फिर वित्तीय क्षेत्र है। तो ये 6 क्षेत्र हैं, और एक 5 छठवां जो है विनियामक सुधार है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई और निवेश और निर्यात, इन विकसित भारत की यात्रा के 4 जो शक्तिशाली इंजन के रूप में इनको रेखांकित किया गया है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाए 4 शक्तिशाली इंजन कौन से हैं? तो याद रखना कृषि, एमएसएमई, और इसके बाद निवेश, इसके बाद निर्यात। प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के बारे में देख लेते हैं। तो ये राज्यों की भागीदारी के साथ इसको शुरू किया जाएगा। इसमें कम उत्पादकता और कम फसल की बुआई तथा औसत से जो कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो जिन क्षेत्रों में पिछड़े हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन ठीक-ठाक नहीं है, वैसे जिलों में आकांक्षी जिला जैसे प्रोग्राम नहीं है, उसी आधार पे ये है। तो 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। इसमें क्या है? तो इसमें फोकस किया गया है, याद रखना, तूर और उड़द और मसूर पे। तो ये तुम करके आप ट्रिक से याद रख सकते हो। टी से हो गया आपका तूर, एम से हो गया मसूर, और यू से हो गया उड़द, ठीक है? इसके बाद बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, ठीक है? बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, और भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद कपास का उत्पादन जो है, उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय रखा गया है। एक लॉन्च किया गया है कपास उत्पादकता मिशन। एक सेकंड, इसको थोड़ा हम बड़े साइज में कर लेते हैं। तो ये हाँ, इसकी बात कर रहे थे, कपास उत्पादकता मिशन, ये 5 वर्षीय है। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर अब कर दी गई है 5 लाख रुपए तक। किसान का क्रेडिट कार्ड में ये सुधार किया गया है बजट में। इसके बाद असम, जो कि नाम रूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित होगा, ठीक है? तो ये भी याद रखना, असम में, ठीक है? असम के नाम रूप में स्थापित किया जाएगा। फिर निर्यात में एमएसएमई का जो योगदान रहा है वो 45% रहा है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में जो है 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट बीटीएन नामक एक डिजिटल अवसंरचना की स्थापना होगी, ठीक है? इसके बाद प्रत्यक्ष कर में क्या बातें की गई है बजट में? तो आयकर छूट सीमा जो 7 लाख था उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है, ठीक है? इसके बाद में जो आयकर पर जो है, इसमें जो 7500 मानक कटौती भी इसमें शामिल किया गया है। तो मानक कटौती के साथ ये 12.75 लाख तक की हो गई है, ठीक है? ये सीमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नया आयकर स्लैब है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आयकर स्लैब जो रहेगा, 0 से 4 लाख तक जिनकी आय होगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स रहेगा। 4 से 8 है तो वो 5% है, फिर 8-12 है तो 10% है, 12-16 है तो 15%, 16-20 है तो 20%, और इसके बाद 20-24 है तो 25%, और 24 लाख से अधिक अगर किसी की आय है तो 30%। ये टैक्स स्लैब है जो नया आयकर स्लैब के अनुसार है, ठीक है? तो इसमें जो है 4-4 की बढ़ोतरी हुई है, उधर 5-5 की, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे हुआ है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद राजकोषीय घाटा जो इस बार रहा है वो जीडीपी का 4.8% रहा है, और प्राथमिक जो घाटा रहा है वो जीडीपी का 0.8% रहा है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहा है, ठीक है? बजट 2025-26 में आय के कुछ प्रमुख स्रोत के बारे में बताया गया है, यानी सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से होता है, किस क्षेत्रों में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा उधार एवं अन्य देयताएँ हैं 24%, इसके बाद आयकर से आता है 22%, इसके बाद जीएसटी से आता है 18%, इसके बाद निगम कर से आता है 17%, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा याद रखना, उधार एवं अन्य देयताएँ से आता है। व्यय कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा? तो व्यय के स्रोत में देखोगे तो
करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22% जाता है, इसके बाद ब्याज अदायगी जाता है। तो सबसे ज़्यादा याद रखना करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा रहता है, फिर ब्याज अदायगी है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ फिर 16% है और वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण जो है 8% है, इसके बाद रक्षा भी 8% है। तो ये कुछ क्रम हो गए, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक आवंटन। अगर देखोगे किस क्षेत्रों में कितना हुआ है आवंटन, पूछ लिया जाता है कभी-कभी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें 2,03,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। इसके बाद मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,500 करोड़ रुपए। सब्सिडी पर खर्च देखोगे, खास सब्सिडी पर जो है खर्च किया गया है 2,03,420 करोड़ रुपए। उर्वरक पर 1,67,887 करोड़ रुपए। एलपीजी पर 1,21,000 करोड़ रुपए, ठीक है? 1,21,000 करोड़ रुपए। 1,21,000 नहीं है, एक ये है 12,100 करोड़ रुपए ये है, ये याद रखना, ठीक है? तो एलपीजी पर कितना है? 12,100 करोड़ रुपए, ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे है एमएसएमई ऋण सीमा जो 5 करोड़ से बढ़ाकर अभी 10 करोड़ कर दिया गया है। रेलवे बजट आवंटन जो है वो 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटन रेलवे बजट में हुए। 200 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हुई है इसमें, 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने की बात हुई है और 50 नमो भारत ट्रेन चलाने की बात हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में। कुछ प्रमुख बातें अगर बात करोगे, अब आर्थिक समीक्षा हम देख लेते हैं, बजट हमारा कंप्लीट हुआ। प्रमुख बातें इसमें ये है कि जीडीपी वृद्धि अगर जो इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई वो 6.4% बताई गई। शीर्ष आयातित वस्तुएं कुछ हैं, जैसे पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सोना चांदी है और रसायन है। शीर्ष कुछ निर्यातित वस्तुएं हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पादन है, कोयला है और सहित है, और मशीनरी उपकरण है, परिवहन उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वस्तुएं हैं और रत्न एवं आभूषण है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आयात की दृष्टि से और निर्यात की दृष्टि से जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो हम चाइना से करते हैं, फिर रसिया से करते हैं, फिर यूएई और यूएस से। तो टॉप 3 तो याद रखना कम से कम, चीन, रूस, यूएई, ठीक है? इसके बाद एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं? तो यूएसए में करते हैं, सेकंड नंबर पे यूएई आ जाता है और नीदरलैंड थर्ड नंबर पे, चाइना नंबर 4 पे, इसके बाद सिंगापुर। तो टॉप 3 या 4 यहाँ भी याद रखना आप लोग। इसके बाद भारत जो है जूट में अग्रणी उत्पादक देश रहा है और महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य रहा है। ये बजट में कुछ बातें हुई। अब उत्तर प्रदेश बजट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक हम नेशनल बजट को देखे थे, अब उत्तर प्रदेश बजट को देखेंगे। जो 20 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा इस बजट को प्रेजेंट किया गया। आकार जो रहा है वो 8,08,736 करोड़ रुपए रहा है। तो 8,08,736 करोड़ रुपए का इस बार बजट रहा है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश कुछ योजनाओं में प्रथम स्थान रखता है क्रियान्वयन में। तो कौन कौन सी वो योजनाएं हैं पूछ लिया जाता है फॉर्मेट के फॉर्म में। तो पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है नंबर 1, पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना में नंबर 1 पर है। पीएम जनधन योजना नंबर 1 पर है। अटल पेंशन योजना में नंबर 1 पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने मामले में नंबर 1 है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में भी नंबर 1 है। इसके बाद मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। हथकरघा उद्योग और कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग और कृषि मित्र के बाद में सबसे ज्यादा जो रोजगार आवंटन कराता है वो विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है, ठीक है? नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर इकाइयों हेतु जो है डेडिकेटेड प्रावधान प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बना है, याद रखना। राज्य में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5 है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 है, 4 कार्यशील है और वनावरण एवं वृक्षादन में वृद्धि के संदर्भ में प्रदेश में इसका स्थान दूसरा है। अब इसके बाद हम फॉरेस्ट सर्वे को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्वे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है? तो सर्वप्रथम तो देखना यह है कि 18वें नंबर की ये रिपोर्ट थी, 2023 में पब्लिश हुई। किसके द्वारा जारी किया गया? तो देहरादून स्थित है जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इसके द्वारा 21 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना कि वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर के मामले में जो परसेंटेज देखोगे तो 21.76% है टोटल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का, जो कि अगर अंकों में देखोगे तो ये 7,15,342 वर्ग किलोमीटर है। ये मिलियन हेक्टेयर में हो जाता है तो 71.53 मिलियन हेक्टेयर हो जाता है। तो याद आपको रखना है, परसेंटेज तो नहीं भूलना है। इसके बाद ये आंकड़ा भी आप याद रख सकते हैं, 7,15,342 वर्ग किलोमीटर। ये वनावरण फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। इसके बाद में वृक्ष कवर देखोगे तो ट्री कवर देखोगे तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा गलत मेंशन हो गया, तो यहाँ पे देख लेना, गलती से मिस टाइप हो गया होगा। तो ये 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है। 1,00,012 जो है 12,014 किलोमीटर है और परसेंटेज में अगर ये देखने जाओगे तो 3.41% है। ये क्या ट्री कवर की बात हो रही है, ठीक है? इसके बाद वन और वृक्ष टोटल अगर कर दोगे तो टोटल मिला के 8,27,356 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। वहीं भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 25.17% हो जाता है, याद रखना। झाड़ी जो है उनका परसेंटेज 1.33% है। इसके बाद गैर वन 3.50% है। जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है उसको हम हाईलाइट कर रखे हैं और बता भी दिया करेंगे आपको, जहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके बाद जो वृद्धि देखी गई है वो याद रखना 21 की तुलना में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो लगभग 150% की वृद्धि देखी गई है, मतलब लगभग 150 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। मैंग्रोव आवरण देखने जाओगे तो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है। तो 4,000
991.60 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 0.15% है। इस बार कमी देखी गई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई। तो क्वेश्चन बनाता है कि वृद्धि देखी गई है, तो याद रखना वृद्धि नहीं कमी देखी गई। इसके बाद नेक्स्ट है मैंग्रोव आवरण, हम देख चुके हैं। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में की बात करोगे तो 8 राज्यों में जो देश के वनावरण में 1.4% का मतलब 1/4% लगभग कितना 20% जो है ये हिस्सा कवर कर लेते हैं। 8 राज्यों में ही पूरे वन का हो जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और इसके बाद में वहाँ पे भी इस बार कमी देखी गई है, ये याद रखना। और इनके भौगोलिक क्षेत्र का जो नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है वो 66.52% है, ये याद रखना। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये भी देख सकते हो कि 17 राज्य, क्योंकि मेंशन था बजट में, 17 राज्य और यूटीज में 33% प्लस जो है भाग वनाच्छादित है। और 8 राज्यों और यूटीज में अगर देखोगे तो 70% प्लस भाग वनाच्छादित है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख सकते हो। इसके बाद पहाड़ी जिलों की बात कर लेते हैं। तो पहाड़ी जिलों में देखने आप जाओगे तो यहाँ पे 2,83,713 वर्ग किलोमीटर जो है वन है, जो कि इस बार की जो पहाड़ी क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है 234 किलोमीटर की। और इनके भौगोलिक क्षेत्रों में के हिसाब से 40.26% है। तो इतना सिर्फ इतना याद रखना कि पहाड़ी क्षेत्रों में देखी गई है वृद्धि, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्या कमी देखी गई थी, अभी हमने देखा है। फिर प्रतिशतता के आधार पर जो आंकड़े हैं वही बात हो रही है। तो देश में वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर है 21.76%। और इसके बाद में ट्री कवर देखो वृक्षावरण, तो ये 3.41%। इन दोनों को अगर जोड़ लोगे तो 25.1 कितना 7% आ जाता है। 25 पॉइंट कितना एक बार देख लेते हैं, तो हाँ 17% ये आ जाता है दोनों को अगर ऐड करोगे आप तो। इसके बाद में झाड़ियों का 1.33% है और देश में गैर वन जो है 73.50% है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जो वनावर वृद्धि में राज्यों की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ-कहाँ देखी गई है? तो याद रखना मिज़ोरम में जो है वना ये फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है। फॉरेस्ट और ट्री 2 चीज़ें 2 डाटा है, तो फॉरेस्ट का याद रखना जो वृद्धि देखी हुई है उसमें 5 राज्यों में मिज़ोरम नंबर पे है, गुजरात फिर है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटक है। तो आप नंबर 2 या 3 तक याद रख सकते हो, मिज़ोरम, गुजरात और उड़ीसा। यहाँ पे वनावरण फॉरेस्ट कवर में वृद्धि देखी गई है। इसके बाद अगर देखने जाओगे कमी कहाँ-कहाँ देखी गई है, तो वनावरण यही फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश में कमी आई है। देन आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तेलंगाना है, फिर त्रिपुरा है। ठीक है? इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य। तो यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर सेकंड पे याद रखना अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को ध्यान रखना सेकंड नंबर, आगे इसके बारे में बताएँगे। थर्ड नंबर है छत्तीसगढ़ और फोर्थ नंबर है उड़ीसा। तो नंबर 3 से 4 तक आप याद रखना, 4 तक तो लगभग याद रखना, फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है? ये क्षेत्रफल की बात हो रही है। इसके बाद परसेंटेज में देखने जाओगे, तो मिज़ोरम नंबर 1 पे है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे अभी हमने कहा था, वो दूसरे नंबर पे यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो दूसरा नंबर फिक्स हो गया इसका। तो मिज़ोरम टॉप पर है परसेंटेज में भी, मतलब परसेंटेज में मिज़ोरम ही टॉप पर है और क्षेत्रफल में हमने देखा मध्य प्रदेश टॉप पर है। सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश हो गया, देन तीसरा मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड हो गया, ठीक है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 राज्य अगर देखोगे, तो महाराष्ट्र में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ट्री कवर है उनकी बात किया जा रहा है, ठीक है? तो महाराष्ट्र में ट्री कवर हो रहा है, ये टॉप पर है, इसके बाद राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश इसके बाद थर्ड नंबर पे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार बीपीएससी 71 में यही क्वेश्चन सेम 3 राज्यों को दिया था, ठीक है? इसके बाद वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज हुई है? तो ट्री कवर में जो दर्ज की गई कमी वो कर्नाटक में नंबर 1 पर है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश में कमी दर्ज की है। सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत वाले जो 3 राज्य हैं वो केरल है, इसके बाद गोवा है, फिर छत्तीसगढ़। ये जो परसेंटेज में बताया जा रहा है ट्री कवर की बात हो रही है, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे हमारा है सर्वाधिक वृक्ष आवरण प्रतिशत में जो यूटी हैं उनकी बात हो रही है। राज्य यूटी में चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा जो वृक्ष आवरण है ट्री कवर है, इसके बाद दिल्ली है, फिर याद रखना केरल की बात आ रही है। तो ये सर्वाधिक वृक्ष आवरण के परसेंटेज में बात हो रही है, उनकी बातें की गई है। तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, बस इतना एक डाटा यहाँ से याद रखना कि वृक्ष आवरण परसेंटेज में सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ टॉप पर है। इसके बाद कुल वृक्ष एवं वनावरण यानी दोनों को ट्री एंड फॉरेस्ट कवर में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र। तो ये दोनों जब आ जाएगा तो तीसरा नंबर पे महाराष्ट्र ऐड हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश सेम टू सेम वही है जो क्षेत्रफल के आधार पर है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र जो है वो तीसरा ऐड हो जाता है। इसके बाद सर्वाधिक वन व वृक्षावर परसेंटेज में देखने जाओगे, तो ये परसेंटेज में देखने जाओगे तो आपको नंबर 1 पे मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद मेघालय है, ठीक है? इसके बाद मेघालय। फिर सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई है वन एवं वृक्ष के दोनों की बात हो रही है, यानी फॉरेस्ट और साथ ही साथ ट्री कवर पे। तो छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा है ग्रोथ के मामले में, देन उत्तर प्रदेश, याद रखना उत्तर प्रदेश यहाँ पे है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है उड़ीसा, इसके बाद राजस्थान है। तो यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि की बात हो रही है, वन एवं वृक्ष दोनों की बात हो रही है, ट्री एंड फॉरेस्ट की। नेक्स्ट है वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी करने वाले जो राज्य हैं उस किसमें सर्वाधिक कमी आई? तो मध्य प्रदेश में, देन कर्नाटक में। इसमें मध्य प्रदेश का आंकड़ा सिर्फ याद रख सकते हैं आप कि सर्वाधिक कमी ये वृक्ष एवं वन आवरण में जो कमी देखी गई है उनकी बात हो रही है। इसके बाद सर्वाधिक वन व वृक्षावरण परसेंटेज में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो ट्री और जो इसके बाद में आपको फॉरेस्ट कवर में, तो परसेंटेज की बात हुई, मिजोरम फर्स्ट पे हो जाएगा, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। फिर प्रतिशतता के अनुसार सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण देखने जाओगे तो ये फर्स्ट लक्षद्वीप है, इसमें 92% है जो वृक्ष एवं वन की बात हो रही है, ठीक है? परसेंटेज के हिसाब से। देन मिजोरम है, फिर अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
मैंग्रोव के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुल मैंग्रोव अगर देखने जाओगे तो 4991.60 वर्ग किलोमीटर, तो 4991 आप याद रख सकते हो कि टोटल जितने मतलब कुल क्षेत्रफल जो इसका है वो 4991 वर्ग किलोमीटर है, और जो परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा 0.5% हो 0.15% हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में इस बार ये याद रखना कि सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई है वो आंध्र प्रदेश में देखी गई है 13 किलोमीटर की वृद्धि, और सर्वाधिक कमी गुजरात में देखी गई है, ये याद रखना। इसके बाद सर्वाधिक जो मैंग्रोव है वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पर है, फिर गुजरात पे है, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में है। तो चौथा स्थान आंध्र प्रदेश कहा जाता है मैंग्रोव के मामले में। इसके बाद मैंग्रोव में जिले की बात होगी तो जिला में नंबर 1 पर है दक्षिण 24 परगना, ये पश्चिम बंगाल का है, देन कच्छ और गुजरात का, यही दोनों याद रखना बस। इसके बाद ये रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया है ग्रीनवास, इसमें देखोगे तो अधिकतम वृद्धि जो देखी गई है वो मिजोरम, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख सकते हो ग्रीनवास में मिजोरम आ जाएगा और यहाँ कमी में त्रिपुरा आ जाएगा। इसके बाद में ये आपका रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो है उनकी बात हो रही है, तो इसमें वृद्धि जो हुई है वो गुजरात में, इसके बाद कमी मध्य प्रदेश में, ये दोनों आंकड़ा वैसे विशेष इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद में आप देख लेते हैं कि सर्वाधिक आग की घटनाएं जो देखी गई है वो उत्तराखंड में देखी गई है, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, वनों में जो सर्वाधिक आगे आग लगी है वो सोरिया रोबस्टा जो साल का वृक्ष है उसमें देखने को मिला है। इसके बाद में टेक्सटोना ग्रैंडिस सागौन का पेड़ है, वहां पे देखने को मिला था। और इसके बाद वनों के बाहर जो वृक्षों में सर्वाधिक देखा गया है वो मैंगीफेरा इंडिका जो कि आम में देखा गया है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा क्या है कि सर्वाधिक आग घटनाएं कहाँ हुई, तो उत्तराखंड में हुई, देन उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़। इसके बाद बांस के क्षेत्रफल में देखोगी तो इस बार में वृद्धि जो 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अभी कितना क्षेत्रफल है इसका, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक जो देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा, बांस की बात हो रही। कार्बन स्टॉक यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कार्बन स्टॉक जो है वो 7285.5 मिलियन टन है, ठीक है, 5 मिलियन टन है। और इस बार वृद्धि जो दिखी गई है वो 81.5 जो मेट्रिक टन मिलियन टन है वो वृद्धि देखी गई। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे नंबर 1 जो कार्बन स्टॉक है वो अरुणाचल प्रदेश के पास है, देन मध्य प्रदेश के पास है, इसके बाद छत्तीसगढ़ के पास है, तो याद रखना। आगे है फिर उत्तर प्रदेश वन एवं वृक्ष आवरण की स्थिति देखेंगे। अब स्पेशल उत्तर प्रदेश की बातें होगी, फॉरेस्ट सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या स्थान रहा है वही चीजें देखेंगे। तो कुछ अवलिखित वन क्षेत्र में जो देखा गया है वो 17,435 वर्ग किलोमीटर देखा गया है, और जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 7.24% है। और अगर भारत के कुल वन क्षेत्र का देखने जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 2.25%, ठीक है। इसके बाद में आरक्षित वन 60.37% है, संरक्षित वन 1.89% है, अवर्गीकृत वन है 31.74% है। इसके बाद में जो कुल वनावरण अगर देखने जाओगे तो यहाँ से डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर देखोगे तो ये आपको 15,000 जो है 45.80 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाएगा, जो कि यूपी के भौगोलिक क्षेत्र पर 6.24% है। अगर वृद्धि देखोगे तो इस बार देखी गई है जो सेकंड नंबर पे रहा भी है 118 यानी 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। अतिसघन है, फिर मध्यम है, फिर खुले वन। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल देखा जाता है तो सबसे कम अतिसघन है, फिर मध्यम है, फिर खुले वन है, सबसे ज्यादा खुले वन है, बस इतना याद रखना। फिर इसके बाद में कुल वृक्षावरण देखोगे तो 3.72% है, जो कि 8,950 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब इनको अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा कुल वनावरण और वृक्षावरण तो ये 23,996.72 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि कितना परसेंट है, 9.96% है। तो याद रखना पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इसके बाद आईएसएफआर 2023 उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले कुछ जिले की बात करोगे तो फर्स्ट सोनभद्र है, फिर लखीमपुर खीरी है, देन मिर्जापुर का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर इसके बाद न्यूनतम जो वनावरण क्षेत्र वाले कुछ जिले हैं उसमें प्रथम स्थान जो है भदोही, संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा मऊ है, तीसरा संभल है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, ये परसेंटेज में सर्वाधिक वनावरण की बात हो रही है, तो यहाँ भी नंबर 1 सोनभद्र पे है, लेकिन सेकंड नंबर पे चंदौली और देन श्रावस्ती आ जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम वनावरण जो देखा गया है वो याद रखना, उसमें परसेंटेज में बात हो रही है ये, तो संभल हो जाएगा, फिर भदोही जो संत रविदास नगर है, इसके बाद मैनपुरी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है भारत का जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन हुआ। इसमें जो मुख्य अतिथि रहे वो प्राबो सुबियांतो रहे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इस बार की जो थीम रही है वो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास रहा है, और सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी दिया गया है। 2024 में मुख्य अतिथि जो थे वो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा कुछ सर्वोच्च पुरस्कार 2025 में मिले हैं प्रधानमंत्री को, तो कौन कौन से देश से क्या पुरस्कार है मिलान करने को पूछ लिया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ मेन पॉइंट पे मैं हाईलाइट करूंगा, उस पॉइंट को याद रखना, वहां से आप लोगों का थोड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि पूरा वैसे सीधा याद रखना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो एक है आर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विटिविया मिराबिलिस, तो मिराबिलिस यहाँ पे पॉइंट को याद रखना, मिराबिलिस जहाँ पे मेंशन आएगा वहां याद रखना, नामीबिया का है, नामीबिया से मिला है ये पुरस्कार। इसके बाद साउदर्न क्रॉस देखने को मिलेगा, तो ब्राजील से मिला है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील से है। इसके बाद यहाँ पे मेंशन
मेंशन है नाम ही त्रिनाद एंड टोबैको, तो त्रिनाद एंड टोबैको से भी मिला है। इसके बाद में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो स्टार ऑफ घाना वैसे घाना नाम मेंशन है। इसके बाद जो है मैकिया रियोस थर्ड, ये साइप्रस से मिला है। इसके बाद मित्र विभूषण श्रीलंका से मिला है, याद रखना मित्र विभूषण। इसके बाद ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, तो स्टार की का जहां में नाम आ जाएगा मॉरिशस, याद रखना। इसके बाद अल कबीर मिला है, कुवैत से मिला है। फिर एक्सीलेंस एक गुयाना से 2024 में ये सब मिला है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे 24 वाला याद रख सकते हैं आप, एंड्रयू द एपोस्टल रूस से मिला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद इसरो के कुछ प्रक्षेपण हुए, वो कौन कौन से थे जो महत्वपूर्ण है उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो देख लीजिए। निसार है पहला, तो निसार है, इसमें 30 जुलाई 2025 को इसका प्रक्षेपण किया गया। और ये जो प्रक्षेपण यान था वो GSLV F-16 से इसका प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। इसके बाद एक्जियोम मिशन है, ये 4 है, ये 25 जून 2025 को किया गया और इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें गए। इसके बाद में एक्जियोम मिशन जो बात हो रही है, एक्जियोम मिशन जिसमें शुभांशु जो शुक्ला थे ना जो गए थे, उन्हीं की बात हो रही है, जिसमें चार लोग थे टोटल मिला के और 3 और लोग थे, उसको भी एक बार देख लेना, अगर आगे आएगा तो वहां पे हम जिक्र थोड़ा करेंगे। इसके बाद EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट 9 है वो असफल हो गया था, वो 18 मई 2025 को PSLV C61 के द्वारा भेजा गया था। इसके बाद NOVS-02 है, 100वां जो है ये सैटेलाइट था इसरो का, तो याद रखना, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इस बार इस पूछा गया था इसमें भी BPSC में 71 में ये क्वेश्चन कि कोई क्या नाम था, कौन सा प्रक्षेपण यहाँ से किया गया था, तो GSLV F-15 से इसको किया गया था, याद रखना। ये जो नेविगेशन सैटेलाइट है ना उसको किया गया था, उसका 01 सीरीज जो है उसका किया था, 100 नंबर का ये था। फिर स्पेडेक्स मिशन है, इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको 30 दिसंबर 2024 को किया गया, ये PSLV C60 के द्वारा किया गया। प्रोबा मिशन जो है, प्रोबा 3 मिशन, ये किया गया 5 दिसंबर को PSLV C59 के द्वारा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये GSAT जैसे 20 है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मिशन थे उनके बारे में जिक्र हुआ है। आगे देखते हैं, इसरो के कुछ आगामी मिशन है, जैसे चंद्रयान 4 है 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना होगा। लूपेक्स 2028 है, जो जाक्सा और इसरो का है, यानी जापान एरोस्पेस का है, और साथ ही साथ भारत का है। लूपेक्स 2028 में इसको किया जाएगा। गगनयान 3 जो है 27 में किया जाएगा, ये 3 सदस्यीय चालकों दल को भेजा जाएगा इसमें। गगनयान जो है 1-2 ये 2025 में किया जाएगा, भारत का पहला ये मानव रहित जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। इसके बाद शुक्रयान जो है 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा 28 में, तो ये याद रखना समय, ठीक है, ईयर याद रखना। मंगलयान 2 है, इसको 2026 में मंगल ग्रह है भारत का दूसरा इंटर प्लेटनरी जो है मिशन, इसको भेजा जाएगा। फिर निसार को भेजा जाएगा 2025 में, इसी वर्ष पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का ये दोनों मिशन है, निसार इसको संयुक्त मिशन है, याद रखना। इसके बाद 2024-25 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कुछ हुई है, जैसे पद्मा लक्ष्मी है, UNDP की सद्भावना दूत, इनको नियुक्त किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन को WHO की मुख्य अतिथि नियुक्त किया गया है। फिर जॉर्जिया मेलोनी को इटली की पहली महिला ये प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। वैनेसा नकाटे हैं, ये सद्भावना राजदूत हैं यूनिसेफ की। फिर वैजेंद्र नवनीत हैं, WTO में भारत के स्थानीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद पर्वत नैनी हरीश हैं, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। फिर इसके बाद सेंथिन पांडियन है, WTO में भारत के राजदूत हैं। वान गेथिंग हैं, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता हैं। थियो जेम्स हैं, वैश्विक सद्भावना राजदूत UNHRC में। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति, ये अमेरिका के हैं, 47वें नंबर के। JD वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। उषा वेंस ये दूसरी महिला अमेरिकी हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को, ये नहीं कि JD वेंस की पत्नी, उपराष्ट्रपति को दूसरी महिला माना जाता है, इसीलिए इनको कहा गया। इसके बाद मसातो कांडा है, 11वें अध्यक्ष हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक के। इसके बाद सारा जो जाफरानी जंजरी हैं, प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की बनी है। इसके बाद काश पटेल निदेशक बने हैं अमेरिका जांच एजेंसी जो FBI है उसके, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद क्रिश्चियन जो है स्टाकर हैं, ये चांसलर ऑस्ट्रिया के बने हैं। मार्क कार्नी ये प्रधानमंत्री कनाडा के बने हैं। इसके बाद में फिर इसके बाद देखते हैं कि क्रिस्टी जो है कोवेंट्री हैं, ये अध्यक्ष बने हैं कहाँ के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। फिर सैली बोचबे हैं, घाना की हैं, ये पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है राष्ट्रमंडल की। इसके बाद कमला प्रसाद जो विशेषर हैं, ये बहुत चर्चा में रही है, प्रधानमंत्री बनी है अभी त्रिनाद और टोबैगो की। फिर लॉरेंस ओंग है, ये प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। मुख्तार जो है बाबा ये वो हैं, COP29 के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद डिल्मा रूसेक हैं, ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित हुई हैं। इसके बाद में फिर है परमेश्वर अय्यर, ये IMF बोर्ड के जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। पोप लियो 14 जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के लिए पोप बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेडरिक मर्ज है, जर्मनी के 10वें नंबर के चांसलर बने हैं। इसके बाद कामिल इदरिस हैं, प्रधानमंत्री सूडान के बने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे देख लेते हैं सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। तो ऑपरेशन पहला है ऑपरेशन कालनेम। ऑपरेशन कालनेम उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई गई, इसको याद रखना, बस इतना ही। इसके बाद ऑपरेशन शिवा है, ये दक्षिण कश्मीर हिमालय में जो है 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले जो तीर्थयात्रा मार्ग को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया गया। इसके बाद है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब को यूक्रेन ने लॉन्च किया, रूस पर यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट जो हैमर है, मिडनाइट हैमर को जो है अमेरिका ने लॉन्च किया, जिसमें क्या था कि B-2 जो स्पिरिट स्टील बॉम्बर विमान थे, उनको ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे, 3 परमाणु ठिकाने, जिसमें एक फोर्डो
है, एक नंताज है और एक इस्फा है, इस पर हमला किया था। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है। ट्रू प्रॉमिस क्या ईरान ने जो है इजराइल के विरुद्ध जारी किया था, ठीक है। ये ऑपरेशन टू प्रॉमिस है। फिर इसके बाद है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन जो है इजराइल ने जारी किया था जो ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए। तो ऑपरेशन राइजिंग है तो ये इजराइल का हो जाएगा। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईरान का। फिर ऑपरेशन सिंधु है, ये ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे जो भारतीय छात्र थे उनको वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन फिर केलर है। ऑपरेशन केलर जो है एक्चुअली ऑपरेशन जो सिंदूर है, इसके बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के जो शोपिया जिले में इसको किया गया था, जिसमें उद्देश्य यह था कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके उनको खत्म करना। ये ऑपरेशन केलर था। तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इसको लॉन्च किया था भारतीय सेना ने। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर है, तो ये इसका डेट भी याद रखना, 22 अप्रैल को पहला नंबर तो पहलगाम हमला आतंकी हमला होता है। इसी के विरोध में भारत सरकार में जो है 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकाने पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसी ऑपरेशन को लॉन्च किया था। ऑपरेशन शील्ड की बात करोगे तो 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फिर ऑपरेशन चक्र है। ऑपरेशन चक्र सीबीआई द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? साइबर सुरक्षा अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना। इसके बाद ऑपरेशन ब्रह्मा है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा म्यांमार में जो भूकंप आया उसके पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता देने के लिए शुरू किया था। इसके बाद ऑपरेशन डेविल हंट है, तो जो बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन करने समर्थक थे उनके विरुद्ध ये चलाया गया था। तो याद रखना बांग्लादेश से संबंध रखता है डेविल हंट। डेविल हंट इसका नाम इंट लिखा है लेकिन डेविल हंट इसका नाम है, याद रखना। फिर ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ चलाता है, बीएसएफ के द्वारा है, और ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको चलाया गया था कि जो घुसपैठी हैं पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पे उनकी रक्षा करने के लिए, वही जैसलमेर में इसको चलाया गया था। ये जैसलमेर, ये याद रखना, जैसलमेर में कहाँ चलाया गया? जैसलमेर। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है एससीओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। पहला है एससीओ के शासनाध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक कब से कब हुई? डेट कोई कोई इंपॉर्टेंट रहता है, अदरवाइज डेट इंपॉर्टेंट उतना रहते नहीं है। पिछली बार पीसीएस ने ऐसे डेट में क्वेश्चन पूछ लिए थे, लेकिन आपको एक सभी डेट याद नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा रख, अगर मंथ याद रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो अगस्त से सितंबर के बीच में ये हुआ बैठक 2025 में। कहाँ? तियानजिन चीन में हुआ था एससीओ के शासनाध्यक्षों की 24वीं बैठक। नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लिए, भारत का प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके बाद 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, 6 से 7 जुलाई 2025 को हुआ। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसकी अध्यक्षता जो किया वो राष्ट्रपति रहे हैं ब्राजील के, जिनका नाम है लूला दा सिल्वा, इन्होंने किया। प्रतिनिधि भारत की तरफ से, तो मोदी जी गए थे। इसके बाद थीम याद रखना इंपॉर्टेंट है, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ करना, ठीक है, सुदृढ़ बनाना। और 16वां नंबर का जो हुआ था वो याद रखना, 16वां नंबर का रसिया में हुआ था, पिछला बात हो रही है। और 18वां जो अगला होगा वो होगा भारत में 2026 में। फिर इसके बाद में है 51वां G7 शिखर सम्मेलन, तो ये कनानेस्किन कनाडा में हुआ, और जिसमें भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व मोदी जी गए थे। इसके बाद याद रखना कि जो 50 नंबर का था वो हुआ था इटली, यानी पिछला इटली में हुआ था। और 52 नंबर जो अगला होगा 26 वाला होगा वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। फिर इसके बाद में है ये हो गया आसियान 46वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये 26 से 27 मई को हुआ, कोलालंपुर के मलेशिया में हुआ। और इसकी थीम जो रही वो समावेशिता और स्थिरता। 44वां और 45वां जो पिछला 44 नंबर वाला और 45 नंबर पिछला वाला जो हुआ वो लाओस में हुआ, वियंतियाने में, ठीक है। इसके बाद 46वां आसियान जो है शिखर सम्मेलन 25 या कोलालंपुर मलेशिया, ये देख चुके हैं यही। और इसके बाद 26वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये वर्चुअली रूप से इसका आयोजन हुआ। इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है वो श्रीलंका है। भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर इसकी थीम रखी गई है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो सचिव हैं पूर्व पी कुमारन ने किया था। तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है वर्तमान में कौन अध्यक्ष है 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 का। इसके बाद नेक्स्ट है जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा है उसका आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा का स्विट्जरलैंड में हुआ। थीम रखी गई स्वच्छ स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ठीक है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है।
इसका आयोजन मई 2025 में हुआ, और ये 20 मई को, और रॉटरडैम के नीदरलैंड में हुआ। तो याद रखना नीदरलैंड में पड़ता है रॉटरडैम, वहाँ पे हुआ। और इस बार जो भारत का प्रतिनिधित्व किया वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं संतोष सारंगी। और भारत ने 2024 47 तक, मतलब 2047 तक, इंपॉर्टेंट है याद रखना, 47 तक तो स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, और साथ ही साथ कहा है 2070 तक हम क्या कर देंगे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक तक हम पहुंचने का अपना लक्ष्य रखे हैं। तो ये दोनों लक्ष्य याद रखना, 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करना और 70 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन। ये ग्रैंड पैलेस पेरिस में हुआ, और इसके बाद इसका जो विषय रहा वो सार्वजनिक सेवा, AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। अध्यक्षता मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच की 55 नंबर की वार्षिक बैठक हुई। ये दावोस में होती है सामान्यतः हर वर्ष, और इस बार भी दावोस में हुई, और इसकी जो थीम स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसकी थीम रही बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। इसके बाद 9वीं जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई वाशिंगटन DC में हुई, और इसकी जो मेजबानी किया वो अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं मार्को रूबियो, इन्होंने किया। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे। 19वीं नंबर के G20 शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो में हुआ 18 से 19 नवंबर के बीच में, और इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी ने किया। इसके बाद पिछला जो हुआ था वो तो अपने यहाँ भारत में ही हुआ था, आपको पता होगा, और इसके बाद जो अगला होगा वो अफ्रीका करेगा। ठीक है, जो भारत में हुआ था वो 18 है, और अगला जो करेगा वो अफ्रीका करेगा। आगे चलते हैं। D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक मिस्र में हुई, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 हुआ, इंपॉर्टेंट है, 11 से 22 नवंबर के 2024 के बीच में बाकू अजरबैजान में हुआ। 28वां यानी पिछला वाला जो हुआ था वो दुबई में हुआ था, COP28 दुबई में हुआ था, और इसके बाद COP30 जो होगा वो ब्राजील में होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक, ये जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो याद रखना इसका आयोजन आपिया शामोआ में हुआ। ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमनवेल्थ विषय 1, रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर इसकी थीम रखी गई। भारत की तरफ से रिजिजू गए, और इतना खासा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं उसको थोड़ा याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बार बार बनते हैं। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, ये COP16 जो हुआ, याद रखना। कोप अभी हम देखे थे, कौन सा 29 वो जलवायु परिवर्तन वाला था, 29, 28, 27 ये सब देखे। और इसके बाद ये है COP16, ये 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 24 के बीच कैली पड़ता है या काली पड़ता है, कोलंबिया में, वहां पे हुआ। इसके बाद इसकी अध्यक्षता जो किया वो सुसाना मोहम्मद ने किया। इस बार जो थीम रखी गई वो प्रकृति के साथ शांति रखी गई। इसके बाद है 24वां नाटो शिखर सम्मेलन। कौन सा नंबर का है नाटो शिखर सम्मेलन? 34 नंबर का है, याद रखना, 34 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन। एक सेकंड। इसका आयोजन जो वाशिंगटन DC में हुआ। पिछला बार जो हुआ था वो यहाँ लिथुआनिया में हुआ था, और अगला जो होगा वो हेग नीदरलैंड में होगा। बस इतना याद रखना, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस बार वाला जरूर पूछा जा सकता है, तो याद रखना इस बार हुआ था वाशिंगटन DC में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उनकी बात होती है, जो राष्ट्र स्तर पे हुए हैं। तो पहला है 9वां नंबर का इंडिया मोबाइल कांग्रेस 25, ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में पड़ता है, यहाँ हुआ। और इस बार की थीम रखेगी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। 10वां रायसीना डायलॉग 25 का आयोजन हुआ, और ये नई दिल्ली में हुआ, याद रखना। कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह इस बार की थीम रही। थीम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। मुख्य अतिथि जो रहे हैं वो क्रिस्टोफर लक्सन रहे हैं, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद जल स्थिरता सम्मेलन, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, और इस बार की थीम जो थी वो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता रही है। फिट इंडिया, इसके बाद में फिट इंडिया कार्निवल है, ये नई दिल्ली में इसका भी आयोजन हुआ, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर एरो इंडिया शो 2025, ये याद रखना, ये हुआ है बेंगलुरु में, जो एलहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे हुआ है। तो याद रखना एरो इंडिया शो 25 की बात हो रही है। ये इसका जो थीम रखा गया द रनवे टू आ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में हुआ, उड़ीसा में। पिछला वाला इंदौर में हुआ था, याद रखना। 8 से 10 जनवरी 25 को हुआ। विदेश मंत्रालय और उड़ीसा सरकार द्वारा इसको करवाया गया, दोनों ने मिलकर इसको कराया। ठीक है, इस बार के जो अतिथि रहे हैं वो
क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो त्रिनाड और टोबैको के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सम्मेलन की थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसके बाद प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा इसमें शुरू किया गया 9 जनवरी को मोदी जी के द्वारा। इसके बाद में दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से इसको रवाना किया गया। इसके बाद 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिया गया। और 17वां, ये बात कर चुके हैं पिछली बार वाला इंदौर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे वही चीज था, रिपीट कर हो गया होगा, कॉपी पेस्ट कभी कभी हो जाता है गलती से। आगे चलते हैं। आगे है युवा प्रवासी भारतीय दिवस। युवा प्रवासी भारतीय दिवस, ये भुवनेश्वर के उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ। और इसके बाद ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस है, ये भी याद रखना। ये केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो दोनों। इसके बाद में मुख्य अतिथि जो रहे अमेरिका के पैसिफिक न्यूज़वीक के सीईओ रहे हैं डॉक्टर देव प्रगत। फिर पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, ये इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। याद रखना, इसके बार की थीम रखी गई एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म में भूमिका। सेमिकान इंडिया सम्मेलन आयोजन इसका ग्रेटर नोएडा में हुआ। इसके बाद ये 11 से 13 सितंबर 24 को इंपॉर्टेंट है, सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2024। और थीम रखी गई शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ है इसका। इसके बाद है पहला जो है संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में हुआ 4 से 5 सितंबर 2024 को। और सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में बदलाव, ये इस बार की थीम रखी गई। 18वां जो है धर्म धम्म सम्मेलन 2024, ये अहमदाबाद के गुजरात में हुआ, इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि रहे हैं। इसके बाद में मुख्य विषय जो रहा है वो धर्म धम्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, ये इस बार की थीम रही। इसके बाद में है 55वां नंबर का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये मुंबई में इस बार हुआ और थीम रखी गई ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। इसके बाद चौथी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ, ये भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ। और इसके बाद में इसकी थीम रखी गई अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर जो है 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024, इसका आयोजन मुंबई में हुआ। और विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, इसका थीम रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024, ये देहरादून में हुआ उत्तराखंड में। और इस बार की थीम रखी गई डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके बाद भारत 6G 2024, ये नई दिल्ली में हुआ। और इसकी विषय रखी गई 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर का राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ, नई दिल्ली में हुआ। इस बार की थीम रखी गई युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां नंबर का 27 नंबर का राष्ट्रीय युवा महोत्सव था इस बार का, और ये नासिक महाराष्ट्र में हुई 12 से 16 जनवरी को, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थीम रखी गई मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा। नवा भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की बात करें तो इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुई। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जलवायु सम्मेलन, इसका आयोजन मुंबई में हुआ। और ये भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, इस बार की थीम रखी गई। वही फिर से है, सम्मेलन है और इसके बारे में बताया गया है, तो रिपीट होंगे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा इसी में है क्योंकि एक स्थान पे यहाँ पे कलेक्ट करके दे दिया गया है, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। वही है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 9वां संस्करण है, यह शुभ नई दिल्ली में हुआ। थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अनावरण जो इसका किया गया, मंत्री जो थे उनका नाम था श्री ज्योतिराव और सिंधिया ने किया था। इसके बाद 27वीं नंबर की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक रांची में हुई। और 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया इसमें केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। ठीक है, इसके बाद चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता हुई नई दिल्ली में, याद रखना। इसमें जो है इसकी मेजबानी विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर ने किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक, ये पटना में हुआ। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसको बिहार सरकार के साझेदारी के साथ किया। इसके बाद 10वां रायसीना डायलॉग हम देख चुके हैं, ये मार्च में हुआ और नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आए थे। और इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है कालचक्र लोक शांति और ग्रह। फिर जल स्थिरता सम्मेलन, ये भी देख चुके हैं, नई दिल्ली में हुआ है। और औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना, इस बार की थीम रखी गई, मतलब इसका उद्देश्य रखा गया है औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा। इसके बाद फिट इंडिया कार्निवल, ये नई दिल्ली में हुआ। युवा मामलों के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। फिर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन नई दिल्ली में ही हुआ। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। और इस अवसर पर सी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ये गांधीनगर में हुआ है, याद रखना। और इसमें जो है
क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। 98 नंबर का 98 नंबर का 98 नंबर का जो है अखिल भारतीय मराठी साहित्य हुआ, नई दिल्ली में हुआ। याद रखना, मराठी साहित्य है तो मुंबई मत जाना, दिल्ली में ही हुआ और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद एरो इंडिया स्पेस शो देख चुके हैं, बेंगलुरु में हुआ। द रनवे द विलियन अपॉर्चुनिटी, यही थीम थी। फिर 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये पटना में हुआ। ओम बिरला ने इसकी जो है उद्घाटन किया। ठीक है, इसके बाद 31वें नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ, ये भोपाल में हुआ और उद्घाटन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इन्होंने किया। मुख्य सचिवों की चौथी राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है उतना खास। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, याद रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये समुद्री विरासत है, कंफ्यूज कर देगा अदर अलग ऑप्शन देकर, क्योंकि इसमें लगेगा कि कोई भी कोस्टल वाला स्टेट होगा, तो ऐसा नहीं, ये दिल्ली के यशोभूमि में हुआ। पत्तन पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये कोझिकोड केरल में हुआ और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ। फिर 13वां नंबर का राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, इसका आयोजन वाराणसी में हुआ। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत सड़क कांग्रेस, इसका आयोजन रायपुर में हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है 18वां नंबर का इंडिया कांग्रेस मोबाइल कांग्रेस है, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, देख चुके हैं इसको। इसके भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हुआ। फिर 20वें नंबर का समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक हुई और गोवा में हुई इसका, और इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर इसके बाद में है वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई। फिर है पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन, लखनऊ में देख चुके हैं। इसका विषय रखा गया सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। इसके बाद सेमिकान इंडिया है, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ और सेमिकान इंडिया 2024 की जो थीम रखी गई, सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ। विषय था बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद 8वां नंबर का धर्म सम्मेलन हुआ, देख चुके हैं, अहमदाबाद में। इंपॉर्टेंट है, मुख्य अतिथि इसमें जगदीप धनखड़ रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद इस बार का जो विषय रहा है वो धर्म और धम्म में ब्रह्मांड विज्ञान, ये देख चुके हैं। इसके बाद सूचकांक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कुछ मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको जारी किया जाता है। 90 से जारी किया जा रहा है। इसमें दो लोगों का योगदान रहा है, अमर सेन और जो कि अर्थशास्त्री अमर सेन थे भारत के, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसके कुछ सूचकांक में 3 आयाम है, कौन कौन से? एक लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक है, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखा जाता है। फिर ज्ञान संकेतक है, जिसमें स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष देखे जाते हैं और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष देखे जाते हैं। तीसरा है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय देखा जाता है। भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वां स्थान पर है, तो 130 नंबर पर भारत और बांग्लादेश दोनों साथ में है। स्कोर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 0.685 स्कोर है। प्रथम स्थान अगर देखोगे तो आइसलैंड को दिया गया, ठीक है, जिसका स्कोर 0.972 रहा है। अंतिम स्थान पे जो है दक्षिण सूडान रहा है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखना। वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है संयुक्त रूप से, और 4 संकेतक के आधार पर वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी की जाती है। इसमें अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर इस आधार पर जारी किया जाता है। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखेंगे, जिसमें यूएई भी एक है और चीन भी एक है, इसमें शामिल है। भारत को 105वें नंबर पर रखा गया है, याद रखना। इसके बाद विश्व का औसत जीएचआई स्कोर जो है वो 18.3 है, जो कि मध्यम है, और भारत का जो स्कोर है वो 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। ठीक है, इसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक है, ये इसका 13वां संस्करण है। इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया गया है। 6 कारक इसके हैं: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणाएं।
इसमें फिनलैंड को शीर्ष स्थान रखा गया है, वहीं भारत को 118वें स्थान पर रखा गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई थी, ये भी याद रख सकते हैं आप। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको अपना लिया था, और पहला जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था वो 2012 में जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जर्मन वाच द्वारा इसको जारी किया जाता है 2005 से ही, और 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को इसमें ट्रैक किया जाता है। 4 श्रेणियां हैं, जिसमें से ये चारों श्रेणियां देख सकते हैं: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। कोई भी देश टॉप 3 में, मतलब टॉप 3 में वो 1 से 3 तक तो कोई है ही नहीं। इसके बाद चौथे नंबर पर यानी कि वही टॉप हुआ, तो वो कौन सा है? वो डेनमार्क है, याद रखना। भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है, और 24 में भारत का स्थान जो कि था 7, यानी कि स्थान में गिरावट दर्ज की गई है। और लास्ट स्थान पे जो है वो ईरान है, ये भी याद रखना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसको जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं हुई है विश्व में, याद रखना। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद फिनलैंड को रखा गया है, और इसके बाद नॉर्वे को रखा गया है। आगे चलते हैं। भारत को 0.644 अंक के साथ 131वें स्थान पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान को सबसे लास्ट में 148वें स्थान पर रखा गया। कुछ घटक हैं जैसे आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत हुई थी 2006 से हुई थी। इसमें भारत की इस बार रैंक है 0.68, ठीक है। इसके बाद में ये स्कोर है, स्कोर 0.68। फिर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंक है, ये 1989 से प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा इसको जारी किया जाता है। 4 कारक हैं: आर्थिक प्रदर्शन कैसा रहा, सरकारी कार्यकुशलता कैसी रही, व्यावसायिक दक्षता और इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान पर, स्विट्जरलैंड को टॉप 1 पे रखा गया है, याद रखना। 100 स्कोर इसने किया। इसके बाद फिर सिंगापुर आ जाते हैं, फिर हांगकांग आ जाते हैं। भारत 64.19 स्कोर किया, जिसमें स्थान इसको मिला 41, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला को रखा गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। इसमें देखोगे तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा 85 में जो स्थापित पेरिस में स्थित गैर लाभकारी संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, प्रतिवर्ष जारी करता है। 23वां संस्करण इस बार का रहा है। 5 संकेतक हैं: राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, और इसके बाद सामाजिक, और इसके बाद सुरक्षा। नॉर्वे पहले स्थान पर है, इसके बाद इस्टोनिया, और इसके बाद नीदरलैंड। इरिट्रिया जो अंतिम 180 नंबर पर रखा गया है। भारत को 151 नंबर पर रखा गया है। स्कोर कितना है? 32.96, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वही रैंकिंग है, उसी रैंकिंग को और थोड़ा एक्स्ट्रा रैंकिंग करके तो रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है हमने हाईलाइट करके रखा है ऑलरेडी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, याद रखना। इसमें भारत का रैंक जो है वो 77 है, पिछला रैंक 85 था। सिंगापुर इसमें टॉप किया है। जारी कौन करता है? हेनले एंड पासपोर्ट, तो नाम वही है, उसे वही जारी करता है। ये भी पूछ लिया जाता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका टॉप पे है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका के पास है। भारत के पास तीसरे नंबर पर भारत है, तो चाइना के बाद भारत पे है। कितना यूनिकॉर्न? भारत के पास 64 यूनिकॉर्न है। वैश्विक शांति सूचकांक में देखोगे तो ये जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। आइसलैंड टॉप पर है, वहीं भारत का रैंक 115 है। पिछली बार कितना था? 116 था। इसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और इसके बाद स्वीडन इस पे टॉप किया है। भारत का रैंक 71 है, और इसके बाद में 24 यानी पिछली बार 63 रैंक भारत का था। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक की बात करोगे तो ये भी विश्व आर्थिक मंच, तो 2 रैंक हो गया, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, ये दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप वाले की बात करें तो इस पर टॉप किया है आइसलैंड ने, और भारत ने 131 स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार 129 ही हुआ करता था। इसके बाद में देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देख चुके हैं। जर्मन वाच
जारी करता है। डेनमार्क इस बार 4 पर है क्योंकि टॉप 3 में कोई है नहीं। 10 नंबर पर भारत है जो पिछली बार 7 में था, 7 था, यहाँ पे 8 ही किए हैं मैं गलती से, क्योंकि अभी देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें तो एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड इसमें टॉप किया है, 130 नंबर पर भारत को रखा गया है, स्कोर 0.685। इसके बाद में देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करता है, जो कि फ्रांस में स्थित है। नॉर्वे टॉप पर है, भारत 151 नंबर पर है, पिछली बार 159 नंबर पर था। इसके बाद वैश्विक जो है नेटवर्क तत्परता सूचकांक है, ये इसमें भारत, इसमें जारीकर्ता और संगठन के नाम नहीं है। इसके बाद याद रखना, इसमें 36 नंबर पर भारत है, विस्तार याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। ये सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसको जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, और इसमें फिनलैंड को टॉप पर रखा गया है, 118 नंबर। भारत को पिछली बार 126 नंबर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान था। फिर इसके बाद में है 19वें नंबर की है द वेल्थ रिपोर्ट। ये नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट जारी करता है, अमेरिका टॉप कर रहा है, भारत 4 नंबर पे वेल्थ के मामले में है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल देख चुके हैं, डेनमार्क टॉप कर रहा है और 96 नंबर पर भारत है, पिछली बार 93 रैंक था। इसके बाद में है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें ग्लोबल फायर पावर काम द्वारा इसको जारी किया जाता है, अमेरिका टॉप कर रहा है और चौथे नंबर पर भारत है। याद रखना, यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये। फिर नेटवर्क है रेडीनेस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख सकते हो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी किया था, भारत का स्थान 176 और लग्जमबर्ग टॉप कर रहा है इसमें, ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और इसमें डेनमार्क को टॉप पर रखा गया है, भारत 79 नंबर पर है। ग्लोबल हंगर यानी भूख वाला इंडेक्स है, इसमें जो है ये हंगर वाला जर्मन संस्था वही जारी करता है, वेलो हंगर थिंगे, और इसके बाद बेलारूस को इसमें टॉप पर रखा गया है, और इसके बाद 105 नंबर पर भारत को रखा गया है, स्कोर 27.3 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, हांगकांग पे इसने टॉप किया है हांगकांग ने, और भारत का रैंक 84 है, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी करता है इसको, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप किया, भारत का रैंक 39 है। इसके बाद एशिया पावर इंडेक्स है, तो एशिया पावर की बात करोगे तो लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है, अमेरिका इसमें टॉप किया है और 3rd नंबर पर रैंक रखा गया, भारत का 3रे नंबर पर है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है, स्विट्जरलैंड जो है इसमें टॉप पर है और 58 स्कोर किया है इसने, स्विट्जरलैंड भारत ने, ठीक है, 58 स्कोर किया है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। ये फिर एआई जो है तत्परता सूचकांक है, ये 2024 का, इसमें जो है आईएमएफ, इसको आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है और सिंगापुर टॉप पर किया है, भारत का रैंक 72 है और स्कोर 0.49 है। इस बार ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 है, इसमें द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, बीएनआ इसमें टॉप किया है, याद रखना, ठीक है। भारत में रैंकिंग इसमें नहीं दिखाई गई है। इसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें जो है येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है, एस्टोनिया टॉप कर रहा है, भारत का रैंक 176 है। तो पर्यावरण प्रदर्शन में ठीक ठाक इंडेक्स नहीं है, जबकि वही क्लाइमेट चेंज वाला हमने देखा था, उसमें भारत टॉप 10 में था, इसमें 176 पर है, यार। फिर पर्यटन विकास सूचकांक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक देख चुके हैं, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, अमेरिका टॉप पर है, 39 नंबर पर भारत है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है और रूस इसमें टॉप पर है और 10वां नंबर भारत का है। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उसकी कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है, इसका उद्देश्य है इस योजना का कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। इसके बाद है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों को सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। बफर में सफर योजना, इसको इको टूरिज्म और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको बफर में सफर योजना को शुरू किया गया। मेरा शहर मेरा जिम्मेदारी अभियान, ये साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। आगे है भारत सरकार की कुछ प्रमुख रिपोर्ट, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात कर लेते हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको आयोजन किया गया यानी जारी किया गया और 9वां संस्करण इस बार का रहा है, और इसकी थीम रही है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, यानी कि रिड्यूस करें, रीयूज करें एंड इसके बाद में रिसाइकिल करें, ये 3R करके थीम है। सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, लगातार 8वीं बार बना है। स्वच्छ
शहर में सबसे बड़ा जो शहर है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में वो अहमदाबाद आया है। और सर्वश्रेष्ठ जो है गंगानगर में प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद है। ठीक है, बिहार ये स्पेशल के लिए है, उतना देखते नहीं है अभी। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात कर लेते हैं। तो इसके जारीकर्ता नीति आयोग ने जारी किया 2 अप्रैल को। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ओडिशा और छत्तीसगढ़, फिर गोवा है क्रमशः। इसके बाद जो अग्रणी यानी फ्रंट रनर में जो स्टेट आए हैं वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, देन तेलंगाना है। आकांक्षी राज्य सबसे खराब प्रदर्शनों में देखेंगे तो पंजाब और आंध्रा, देन बंगाल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा इसको जारी किया गया है। तो यह भी याद रखना 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 22-23 में जो 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया। तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन बनता है कि पूरे राज्य शामिल किए गए, तो बिल्कुल नहीं होगा, 18 राज्यों को इसमें शामिल किया गया। प्रथम स्थान पे ओडिशा को रखा गया है जिसका स्कोर 67.8 है। दूसरा छत्तीसगढ़, देन गोवा है। बिहार का स्थान इसमें 7 है और उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारीकर्ता जो एनडीपी है, और इसने रिपोर्ट में बताया है कि विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग जो है तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीबी आबादी में से आधे से अधिक यानी 584 मिलियन जो बच्चे हैं जिनमें से 18 साल से कम उम्र के हैं वो गरीबी आबादी में रह रहे हैं। कई लोग बुनियादी संसाधनों से वंचित हैं, जैसे 828 मिलियन के पास पर्याप्त स्वच्छता नहीं है, 886 मिलियन के पास आवास नहीं है, 998 मिलियन के पास खाना पकाने का ईंधन तक नहीं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे अधिक जो है यानी 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। तो याद रखना सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ रहते हैं, भारत में ही रहते हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट चलते हैं। छठवां नंबर का है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। जारीकर्ता FSSAI है यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहला स्थान जो है वो केरल है जिसका स्कोर 73.75 है। स्कोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है नंबर 1 स्टेट पे कौन है। सेकंड नंबर तमिलनाडु का आ जाता है। इसके बाद अगर देखने जाएंगे पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में, तो इसमें प्रथम स्थान नागालैंड का आ जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का, देन दूसरा नंबर पे चंडीगढ़ आता है। ठीक है, इसके बाद चौथा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG भारत सूचकांक 2023-24 है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया इसको। प्रथम स्थान पे केरल एवं उत्तराखंड को साथ में रखा गया जिनका स्कोर 79 रहा है। दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान देखेंगे तो चंडीगढ़ का है, जो कि, और इसके बाद दूसरा स्थान देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, फिर स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड ये 2023 की है। पिछला जो हमने देखा है वो 2000 जो 24 वाला है उसको देखा है, जो 9वां संस्करण था। पिछला अभी देखा है वो 9वां था, इस बार ये 8वां संस्करण है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय जारी करता है। और थीम बेस्ट टू वेल्थ रही है, और इसकी जो थीम रही है वो वेस्ट टू वेल्थ रही है। जबकि पिछली बार मतलब जो इस बार वाली है 24 वाली, उसकी रिड्यूस रियूज और रिसाइकिल जो हम देख चुके हैं। इसमें सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड दिया गया था इंदौर और सूरत को एक साथ में दिया गया था। तीसरा स्वच्छ शहर बना था नवी मुंबई, यानी नंबर 2 पे कोई नहीं था। सबसे स्वच्छ छावनी जो बना था, छावनी, वो मऊ मऊ छावनी बना था। छावनी इसमें लिखा हुआ छावनी है, एक्चुअली छावनी बोलते हैं। सबसे स्वच्छ जो गंगा शहर रहा था वाराणसी और प्रयागराज है। जैसे इस बार प्रयागराज सिर्फ है सबसे स्वच्छ गंगा शहर में। सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में जो सासवड़ है महाराष्ट्र वो आ जाता है। तो नंबर 1 स्थान याद रखें, इतने से काम चल जाएगा। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, और दूसरा जो रहा है वो मध्य प्रदेश, देन इसके बाद छत्तीसगढ़। निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, इसके बाद नागालैंड। नेक्स्ट चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 है। कुल 4 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। डी गुकेश को मिला जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह को मिला हॉकी जो खेलते हैं। प्रवीण कुमार को मिला पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं। मनु भाकर को मिला शूटिंग खेलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की बात कर लिया जाए तो इसमें कुल 32 लोगों को यह पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2024 जो 59वां पुरस्कार रहा है वो हिंदी लेखक हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल, इनको दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना। 23वां जो है वो 98वां यानी पिछला वाला, वो उर्दू के कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको दोनों लोगों को दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करते हैं तो यह क्षेत्र साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। जो 34 नंबर यानी 2024 वाला जो दिया गया, जो लेटेस्ट है, वो सूर्यवाला को दिया गया। उनके उपन्यास का नाम जो है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए दिया गया। 2023 यानी पिछला वाला 33वें नंबर का पुष्पा भारती को दिया गया। उनके संस्करण जो है संस्मरण यादें 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 हित दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 2024 वाला जो सम्मान दिया गया 34 नंबर का, वो साधु भद्रदास को दिया गया। उनकी पुस्तक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। ठीक है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। नेक्स्ट है इसके बाद में 2023 33वें नंबर का है, प्रभा वर्मा को दिया गया। उनका उपन्यास है रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर लिया जाए तो ये फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 24 वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार 54 वाला दिया गया वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। इसके बाद 23वां जो 53 नंबर का था वो वहीदा रहमान को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। आगे है कुछ महत्वपूर्ण खेल की बात कर लेते हैं। तो 5वां राष्ट्रीय खेल है
एक एक करके हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 है, आयोजन लेह लद्दाख में हुआ और गुलबर्गा साथ में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 2 स्थानों पर इसको आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला स्थान 2 चरण में जो किया गया जनवरी में किया गया, वो गुलमर्ग में किया गया। गुलमर्ग में जो किया गया उसमें शुभंकर जो था वो सीन ए सीन ही था, शुभंकर सीन ए सीन था या सान कह सकते हो, ये हिम तेंदुआ है जो शुभंकर था। कुल शामिल खेल 6 खेल शामिल थे और कुल टीमें 19 थी। चरण 1 में प्रथम स्थान जो प्राप्त किया था वो लद्दाख ने प्राप्त किया था और चरण 1 में दूसरा स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया था। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। चरण 2 में जबकि प्रथम स्थान पर भारतीय सेना और सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश रही थी। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 की बात करें तो इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ और 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक हुआ। थीम इस बार की रही है ग्रीन गेम्स, या मसाल का नाम रखा गया है तेजस्विनी। ठीक है, शुभंकर मौर्य रहा है, आदर्शवाद संकल्प से शिखर तक रहा है। आधिकारिक प्रायोजक जो कंपनी है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल जो है योगासन और मकलम्ब है। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज जो है इनको मिला है, यानी कि राजा जो भलींद्र सिंह ट्रॉफी है वो जिन सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक विजेता है उनको दिया जाता है और ये सर्विसेज को दिया गया है। प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, ये याद इतना रख सकते हो। मेघालय जो नेक्स्ट वाला नेशनल गेम्स होगा 39वें नंबर का, 38 तो हुआ ही उत्तराखंड में, 39 नंबर वाला मेघालय में होगा, 2027 में होगा, याद रखना। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, आयोजन बिहार में इसका हुआ, बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर इसका गज सिंह था और थीम जो है थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग रहा है। पहली बार शामिल खेल को सेपक जो है टकरा एक खेल शामिल पहली बार किया गया और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। इसके बाद में सेकंड स्थान पर हरियाणा का नाम याद रख सकते हो। 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट चल देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, आयोजन इसका गुवाहाटी असम में हुआ 19 से 29 फरवरी 2024 को। शुभंकर इसका अष्टलक्ष्मी है जो कि एक बटरफ्लाई है। मेजबान जो है 7 पूर्वोत्तर राज्यों की मेजबानी में हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जो भी स्टेट हैं उनसे वहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जो मिला है वो माइकल डिसूजा को, जो तैराकी करते हैं, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में प्रत्याशा रे को मिला, जो तैराकी करते हैं, इनको 4 स्वर्ण पदक मिला। प्रथम स्थान जो है वो चंडीगढ़ को यूनिवर्सिटी को मिला जिसने 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य पदक को जीता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ विषय और उनकी थीमें। तो जो जो विषय है इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे 11 जुलाई 2025 को मनाया जाता है, यानी जो 11 जुलाई को मनाया जाता है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की जो मनाई गई विश्व जनसंख्या दिवस, उसकी थीम रही है युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार को बनाने के लिए। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इस बार की थीम रही है आइए चलें। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार की थीम रही है एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग। 11 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, खेल चुने हर हर दिन, इस बार की थीम रही। 8 जून को मनाया गया इसके बाद में विश्व महासागर दिवस, वंडर सस्टेंडिंग वाइट सस्टेंस अस, इस बार की थीम रही है। 7 जून को जो मनाया गया वो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, इस बार की थीम रही है खाद्य सुरक्षा विज्ञान का कार्यान्वयन। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं। और इसके बाद मेजबान देश जो रहा है वो दक्षिण कोरिया रहा है। फिर 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इस बार की जो थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस, इस बार की जो थीम थी वो हमारी शक्ति हमारा ग्रह था। इसके बाद महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजन और उनकी तिथियां देख लेते हैं। जैसे पहला जो मनाया गया, पहला है जहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसको ध्यान रखना। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में मनाया गया, नवंबर में मनाया गया, नवंबर याद रख सकते हो, नवंबर 24 में मनाया गया। इसके बाद 18वां पारविश्य दिवस, ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है आपका, क्योंकि पिछला हम देख चुके हैं ये सब, लेकिन कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लीजिए, यहीं पे एक ही बार में आप लोगों का हो जाएगा, बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ, ये जनवरी के आसपास हुआ, जनवरी 8 से 10 जनवरी 25 को। फिर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये मस्कट ओमान में हुआ 18 फरवरी 2025 को। 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ 17 मार्च से 2025 को। 6वां नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ 4 अप्रैल 2025 को। फिर है पहला सागरमाथा संवाद जो हुआ, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये काठमांडू में हुआ और 16 से 18 जून 2025 को। 46वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन 25 कुआलालंपुर के मलेशिया में हुआ 26 से 27 मई 2025 के बीच। 51वां 51 नंबर का जो G7 है उसका शिखर सम्मेलन 51 नंबर का, तो हमने देखा भी था, जो कैनानस्किन है कनाडा में, वहां पे हुआ, मोदी जी जहां पे गए थे। 7वां ब्रिक्स जो है शिखर सम्मेलन, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ, जो कि 6 से 7 जुलाई को। तो आगे हमारा सेकंड जो चैप्टर रहेगा उसमें हम एमसीक्यू को देखेंगे, और याद एमसीक्यू को हम फॉर्म इसी में देखेंगे कि जो टू द पॉइंट है, कम समय में हम करने का प्रयास करेंगे। लगभग हम चाहेंगे हमारा प्रयास रहेगा 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, उस पर देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि उसी बिंदु को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, कम समय में आप लोगों का रिवीजन हो सके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद अभी के लिए।